आओ बच्चों, आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हैं। पार्टनरशिप का सबसे बेसिक चीज फंडामेंटल, सबसे स्टार्टिंग का फेज। अब देखो, जब तक आप क्लास 11th में थे तो क्लास 11th में आप किन चीजों के बारे में पढ़ते थे? सपोज दैट एक व्यक्ति कोई है, यही मालिक है, जो भी प्रॉफिट होगा यही मालिक लेंगे, जो भी लॉस होगा यही मालिक लेंगे। और इस बिजनेस को हम लोग कौन से नाम से जानते थे? इस बिजनेस को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से जानते थे। सोल प्रोप्राइटरशिप बोले तो क्या? अकेला मालिक। सोल बोले तो अकेला, प्रोप्राइटर मतलब मालिक। जहां पे अकेला मालिक खुद ही सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को डील कर रहे थे, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। लेकिन जो अब हम पढ़ने वाले हैं अभी इस चैप्टर में, क्लास 12th में, ये कहानी थी अपनी क्लास 11th की थी। नाउ हम लोग क्लास 12th में आ चुके हैं। तो क्लास 12th में हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे? एक मालिक तो वहां नहीं होंगे। ये सपोज दैट एक मालिक हो गया, ये दूसरा मालिक, ये तीसरा मालिक, इनका नाम ए, इनका नाम बी, इनका नाम सी। और जब ये सारे लोग मिलकर किसी बिजनेस को बनाएंगे, उस बिजनेस को बोलेंगे हम पार्टनरशिप फर्म। तो पहले जो बिजनेस था वो अपना कौन सा बिजनेस था? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, जहां एक ही मालिक थे। पर अब कौन सा बिजनेस है? पार्टनरशिप फर्म बिजनेस है, जहां पे एक से ज्यादा मालिक हैं। ओके, तो अब हम लोग इन चीजों के बारे में ही बात करेंगे। ये बात ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं क्लास 11th में और बहुत प्यार से सीख चुके हैं। अब आता है बात कि पार्टनरशिप का क्या क्या फीचर्स होता है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पहला फीचर्स है 2 और मोर पर्सन, जहां पे कम से कम 2 लोग होंगे और ज्यादा से ज्यादा 200 लोग होंगे। तो मिनिमम यहां पे क्या हो जाएगा? मिनिमम 2 पार्टनर्स, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 200 पार्टनर्स। ठीक है। अब बात आता है एग्रीमेंट का। तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना अत्यावश्यक है, बहुत ही जरूरी है एग्रीमेंट होना। अच्छा, ये एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। चाहे आप बोल के एग्रीमेंट कर लो, चाहे आप लिख के एग्रीमेंट कर लो, पर एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी चीज। अब देखो, एग्रीमेंट क्या है ना, अगर मान लो कोई व्यक्ति बोल के एग्रीमेंट किया पार्टनरशिप में, तो 2 पार्टनरशिप में बात हुआ कि चलो भाई हम लोग प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे, और एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपया कैपिटल लगाया, एक व्यक्ति ने 3 लाख रुपया कैपिटल लगाया। अब जो 3 लाख कैपिटल लगाया है उसको तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगर बराबर बराबर प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। तो 5 लाख वाले बेचारे नाराज हो जाएंगे कि यार ये क्या मेरे साथ गलत हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में दोनों पार्टनर के बीच में मतभेद होना स्टार्ट हो जाएगा और पार्टनरशिप फिर टूटने के कगार पे आ जाएगा। तो क्यों ऐसा काम करें? एक ऐसा काम करते हैं जहां पे हम लोग रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं और सारा बात लिखित पे रहे, तो फिर मजा आ जाए। तब फिर क्या दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जनरली रिटन बनाना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि अगर ओरल बनाया गया तो वो सही नहीं माना जाएगा, वो भी सही है, पर रिटन बनाया जाएगा, दैट इज परफेक्ट। अब रिटन में भी होता है एक पार्टनरशिप डीड बनाना। ये रिटन में जनरली पार्टनरशिप डीड लोग अगर बनवाते हैं, पार्टनरशिप डीड, तो वो ज्यादा परफेक्ट डॉक्यूमेंट बनेगा, क्योंकि वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलता है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसको पूरा नाम लिख देते हैं, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट 1932। अब ये इस एक्ट के थ्रू जब ये लॉ चलता है तो फिर बहुत सही काम करता है और बीच में कभी मतभेद का चांसेस जल्दी नहीं बनता है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप का डीड बन रहा है ना, वो डीड विथ लॉ बने। ठीक है। पर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक सादा कागज लेंगे और उस सादे कागज पे हम सारा बात जो आपस में पार्टनर्स मिलके डिसाइड करेंगे, वो सारे बात हम लोग उस पेपर पे रिटन में लिख लेंगे और रिटन कंसेंट लेके दोनों पार्टनर साइन कर लेंगे, तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। हम एक ब्लैंक पेपर पे भी लिखेंगे, वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। पर अगर पार्टनरशिप एक्ट के तहत अगर कोई डीड बनवा लेते हैं, पार्टनरशिप डीड बनवा लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो एकदम परफेक्ट काम हो गया। वहां पे लड़ाई झगड़े का चांसेस बहुत कम जाता है। तो कोशिश यही होना चाहिए कि हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत बनवाएं। अच्छा, बिजनेस किस चीज का करना है भाई? तो बिजनेस आपको लॉफुल बिजनेस करना है। जैसे अगर हम एक शॉप खोले, शॉप किस चीज का खोले हैं? शॉप खोले हैं हम क्लोथ्स का, शॉप खोले हैं हम जनरल स्टोर,
क्या ये शॉप लॉफुल है? अरे भाई ऑब्वियसली ये लॉफुल है, ये भी लॉफुल है, पर हम कोई अफीम बेच रहे हैं, हम गांजा बेच रहे हैं। क्या ये शॉप लॉफुल बिजनेस के तहत आता है? बिल्कुल भी नहीं, ये लॉफुल बिजनेस नहीं है। तो जहां लॉफुल बिजनेस नहीं है वहां पार्टनरशिप एक्ट काम करना बंद कर देगा, वहां पार्टनरशिप अलाउ ही नहीं करेगा कि आप ऐसे बिजनेस को करो। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये अनलॉफुल बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं होता, पार्टनरशिप यहां भी होता, पर ये पार्टनरशिप एक्ट के तहत इसमें कोई बात नहीं किया जा सकता। जो भी बात होगा वो आप मतलब एक भरोसे का बिजनेस होता है। अगर कोई अनलॉफुल बिजनेस कर रहा है तो वो भरोसे पे बिजनेस कर रहा है, वहां पार्टनरशिप का लॉ काम नहीं कर रहा है। पर जब अगर हम कुछ लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं वहां बिल्कुल पार्टनरशिप का लॉ काम करेगा। फोर्थ पॉइंट अपना आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, प्रॉफिट का शेयर होना बहुत जरूरी चीज है। लॉस शेयर हो या नहीं हो ये बात चलेगी। ये देखो, लॉस जो है वो लॉस का शेयर ना हो तो चलेगा, लेकिन प्रॉफिट का शेयर होना ये बहुत ही जरूरी, प्रॉफिट का शेयर होना है। आप समझ के देखो, हम और मेरा एक और कोई पार्टनर है, हम ए, सामने वाला बी, ए बी मिलके पार्टनरशिप में एंटर हुए। अब सी हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में आने वाला है। हम ए और बी मिलके बोले भाई सी तू ना सिर्फ लॉस ले लेना, तू प्रॉफिट मत लेना, लॉस लेना, सिर्फ लॉस लेना। क्या बताओ सी मेरे बिजनेस में इंटर होगा? कभी कोई नया व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में आ रहा है तो सिर्फ लॉस के लिए वो इंटर हो सकता है पार्टनरशिप में? नेवर। वो जब भी आएगा तो प्रॉफिट तो लेगा ही लेगा। विदाउट प्रॉफिट कोई क्यों पार्टनरशिप बिजनेस में आएगा? तो प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है। लॉस का शेयर भी हो तो सही है, ना हो तो कोई गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां पे लॉ काम नहीं करेगा, वहां भी लॉ काम करेगा, पर प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है। ओके, अब आते हैं अगला पॉइंट जिसका नाम है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया जहां पे हम लोग बोलते हैं बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या बोला? बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जहां पे बिजनेस मिलके चलाया जाता है। हम पार्टनर ए, मेरा पार्टनर बी, एक और पार्टनर है, दोनों पार्टनर मिलके बिजनेस चला रहे थे। अब अगर कुछ हम बोलते हैं अपने पार्टनर को कि भाई तुमको ये काम करना पड़ेगा, तो उसको वो काम करना पड़ेगा। और जब ये बात हम बोलेंगे तो उस टाइम पे हम, अगर ये जो पार्टनर ए है, ये ए पार्टनर क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। और जो पार्टनर बी है वो बी क्या बन जाएगा? वो बी एजेंट बन जाएगा। लेकिन जब बी बोला कि भाई तुमको ये काम करना है, तो उस समय ए क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा प्रिंसिपल, सॉरी बी बन जाएगा प्रिंसिपल और ए बन जाएगा एजेंट। तो ये वाइस वर्सा रूल चलता है, फिर ये पलट जाएगा। जब हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि भाई आपको ये काम करके देना है, तो हम प्रिंसिपल, सामने वाला एजेंट। और जब सामने वाला अगर हमको कुछ बोल रहा है कि आपको ये काम करके देना है, तो सामने वाला प्रिंसिपल, हम एजेंट। तो इसमें एक म्यूचुअल एजेंसी का भावना होता है। दो लोग मिलके आपस में, या जितने भी पार्टनर हैं सभी मिलके आपस में बिजनेस को कैरी करते हैं। ओके, अब आते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर पे कि पार्टनर का क्या क्या राइट्स है। तो पार्टनर्स का पहला राइट्स है टू शेयर प्रॉफिट इन अग्रीड रेशियो। जो प्रॉफिट है उसको अग्रीड रेशियो में बांटना है। कैसे बांटना है? अग्रीड रेशियो में। भाई क्या होता है ये अग्रीड रेशियो? ये देखो, दो पार्टनर मिले, हम एग्जांपल देते हैं, राम श्याम के बीच में अग्री हुआ कि हम दोनों इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो भाई आपको इक्वल ही प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। जो अग्री हुआ है प्रॉफिट के बारे में, वही अग्रीड रेशियो पे आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में ये डिस्कशन हुआ कि भाई इक्वल नहीं, 3:2 के रेशियो में बांटना पड़ेगा, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा उसका पहले 5 शेयर बनाओ, 5 टुकड़ा बनाओ, और उस 5 टुकड़े में से 3 टुकड़ा जो है, 3 शेयर वो किसको दे देंगे? राम को दे देंगे। और 2 शेयर जो है वो किसको दे देंगे? श्याम को दे देंगे। ऐसे लॉ काम करता है। जो अग्रीड रेशियो है उस अग्रीड रेशियो में प्रॉफिट को आपको शेयर करना पड़ेगा। ओके, अब दूसरा पॉइंट अपना आता है, चलो इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा पॉइंट अपना आता है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मतलब कि बिजनेस में जो भी काम हो रहा है उन सभी कामों में हर पार्टनर को अपना अपना भागीदारी देना पड़ेगा, कंडक्ट करना पड़ेगा। भाई आप ये नहीं कि सामने वाला अपने मन से कोई भी डिसीजन ले लिया, नहीं,
वो कोई डिसीजन लेगा मेरे से कंसेंट लेके, ऐसा नहीं कि वो खुद ही अकेले डिसीजन लिए जा रहा है, हम खुद ही अकेले डिसीजन लिए जा रहे हैं। अगर हम दो पार्टनर हैं तो दोनों मिलके आपस में डिसीजन लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू बी कंसल्टेड। भाई कुछ कर रहे हो ना तो एक बार पूछ लो, बिजनेस में अगर कुछ करना है ना तो एक बार सलाह लेना पड़ेगा, सलाह मशवरा करके ही कोई काम करना है। तो राइट टू बी कंसल्टेड, आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को जांचने का अधिकार है। कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है अगर हम उसको ना जांचेंगे, सपोज दैट ये कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है। इस बुक्स ऑफ अकाउंट को पार्टनर ए भी देख सकता है, पार्टनर बी भी देख सकता है। जब मन करेगा ये भी किताब खोल के देख सकता है, जब मन करेगा ये भी किताब खोल के देख सकता है। कोई इसको मना नहीं कर सकता है कि भाई तुम बुक नहीं खोल सकते हो सकता है पार्टनर ए अगर सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहा है तो वो कुछ फॉर्जरी कर ले, कुछ गलत ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दे, तो जब तक बी इंस्पेक्ट नहीं करेगा उस बुक्स ऑफ अकाउंट को तो सही इंफॉर्मेशन कैसे मिल पाएगा। तो इंस्पेक्शन के लिए बी जब भी चाहे तो आके बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। अगर बी रिकॉर्ड कर रहा है तो ए एक्सेस कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर एक्सेस कर सकता है, किसी का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म, भाई फर्म में आने के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई फर्म से जाना चाहता है तो उसको कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, भाई जाओ अलविदा, आप निकल सकते हो फर्म से। तो जब किसी को जाने का मन है तो उसको रोकना नहीं है, आप जा सकते हो। और उसके बाद लास्ट पॉइंट, टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ नया पार्टनर। जब कोई नए पार्टनर का एडमिशन कराना है, मान लो हम दो पार्टनर, हम ए सामने वाला बी, कोई सी हमारे पार्टनरशिप में आना चाहता था, बी ने बोला नहीं सी नहीं आएगा, मतलब सी नहीं आएगा। अगर एक भी पार्टनर ने डिनाई कर दिया, हम 10 पार्टनर थे, 11वां पार्टनर को बिजनेस में इंटर कराने वाले थे, 10 पार्टनर में से 9 पार्टनर एग्री हो गया कि भाई बिजनेस में वो 11वां पार्टनर आ सकता है, पर 10वां पार्टनर जो था वो बोला नहीं नहीं आ सकता, पार्टनर नया नहीं आएगा। क्या बोले हम बोले 10 पार्टनर है और 10 पार्टनर में से 9 पार्टनर्स एग्री कर गया कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन होगा। और क्या हुआ, एक पार्टनर जो था वो डिनाई कर गया, डिनाइड, तो एडमिशन होगा क्या नए पार्टनर का, एडमिशन कैंसल्ड। एक भी पार्टनर अगर डिनाई कर दिया कि नया पार्टनर नहीं आएगा, मतलब नया पार्टनर नहीं आएगा। तो इसलिए सारे ही पार्टनर का एग्री होना बहुत जरूरी है नए पार्टनर के एडमिशन के लिए। ओके ठीक है। अब देखो कुछ चीजों को जो हम 11th क्लास में पढ़े थे, अब उसको इससे रिलेट करवाते हैं और बड़े ही ध्यान से आप इन चीजों को देखोगे। ये देखो, बचपन में हम लोग 11th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से आता था, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उन सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते थे। माइनस करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आता था और यही नेट प्रॉफिट क्या होता था, हमारे पार्टनर्स कैपिटल में, सॉरी कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स नहीं सिर्फ कैपिटल में जाके ऐड हो जाता था, प्लस हो जाता था। ये आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे। हमने क्या बोला, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा होता था उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब कौन सा एक्सपेंस, अरे भाई जो बिजनेस में आउटसाइडर को, बाहर वाले लोग को, जिसको पेमेंट करना बहुत ही जरूरी है, उनको पेमेंट करते थे और करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट को मतलब मालिक के कैपिटल में डाल के कैपिटल इंक्रीज कर देते थे। यही तो हम पढ़े थे ना, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को जोड़ देते थे और जोड़ के जो टोटल कैपिटल आता था उसको क्लोजिंग कैपिटल बोलते थे। यही तो पढ़े थे क्लास 11th में और हमारा बैलेंस शीट बन जाता था वहीं से। अब कहानी इसके आगे स्टार्ट ये होगा कि जो नेट प्रॉफिट यहां हमारा निकल के आएगा, इस नेट प्रॉफिट को हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, तो फिर P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा करना। क्या होता है? बंटवारा करना। किसके बीच में बंटवारा? तो पार्टनर्स के बीच में बंटवारा। ठीक है। अब ये कैसा अकाउंट है? तो ये नॉमिनल अकाउंट है भाई, नॉमिनल अकाउंट।
और नॉमिनल अकाउंट का लॉ बचपन में हम लोग क्या पढ़े थे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। इसका मतलब जब जब फायदा होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, जब जब लॉस या घाटा होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो नुकसान जो हमारा होगा उसको, जो नुकसान होगा उसको डेबिट करेंगे और जो फायदा होगा उसको क्रेडिट करेंगे। यही तो लॉ पढ़े थे हम लोग। अब देखो, आपको यह समझना है कि ये P&L एप्रोप्रिएशन में हम करते क्या है बेसिकली। तो जो भी प्रॉफिट हमारा यहां निकल के आया, पहले मालिक एक थे तो एक के कैपिटल में ही जोड़ के कहानी खत्म कर देते थे। कैपिटल में जोड़े और मालिक का बैलेंस शीट बना दिए। पर अब मालिक एक ही नहीं है, पहले एक ही मालिक थे। अब मालिक क्या है? 1 2 3 200 तक हो सकता है। मान लो 3 ही मालिक है, A B C। तो अब ये 3 मालिक के बीच में जो जो खर्चे हैं उनको पहले बंटवारा करना पड़ेगा, और जब फिर बंटवारा हो जाएगा तो अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो उस प्रॉफिट को आपस में बांटना पड़ेगा। ठीक है, बात नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, हम और भी अच्छे से डिटेल में इसको लेके चलते हैं। समझो बात को। ये प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट को उठा के हम यहां ले आए, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखो मालिक से क्या कमा सकते हैं? मालिक से क्या कमा सकते हैं? अरे मालिक आए, गल्ला खोले, पैसा निकाले, लेके चले गए। मालिक अगर हमारे बिजनेस से कुछ पैसा लेके गए तो उनसे हम ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किए हैं, वो हमारा फायदा है और उस फायदे को हम क्रेडिट करेंगे। अगर मालिक हमको कैपिटल दिए हैं बिजनेस में, तो उस कैपिटल पे हम इंटरेस्ट पेड करेंगे, और जो इंटरेस्ट पेड करेंगे वो हमारे बिजनेस, वो हमारा मतलब मालिक के लिए क्या होगा? वो मालिक के लिए इनकम होगा, मालिक के लिए वो इनकम हो जाएगा, हमारे फर्म के लिए वो खर्च हो जाएगा। तो जो हमारे फर्म के लिए फायदा है उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जो हमारे फर्म के लिए नुकसान है वो हम डेबिट करेंगे। अगर कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट पेड किया, ये हमारे फर्म के लिए नुकसान है, क्योंकि हमको देना पड़ा किसी को इंटरेस्ट। किसको देना पड़ा भाई? मालिक को देना पड़ा। अच्छा, ये जितने भी खर्चे हैं ये सारे इनसाइडर के खर्चे हैं, घर वाले के खर्चे, और यहां जितने खर्चे थे ये सारे खर्चे आउटसाइडर के थे। तो बाहरी खर्चा हमेशा हम P&L अकाउंट में ही डालेंगे, और घर का खर्चा वो हमेशा हम P&L एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर उसी तरीके से पार्टनर को अगर कुछ सैलरी दे रहे हैं तो वो यहां डाल देंगे, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो यहां डाल देंगे, अगर कोई रिजर्व वगैरह में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो यहां डाल देंगे। क्योंकि रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो तो एक तरह से मतलब अपने प्रॉफिट के पोर्शन को साइड करके अलग से किसी गुल्लक में रख दिए। ये एक गुल्लक है, गुल्लक जानते हो ना, गुल्लक, ये गुल्लक है, उस गुल्लक में ट्रांसफर कर दिए, जब कभी बुरा वक्त आएगा तो इससे निकाल के यूज कर लेंगे। हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पे और इतना प्रॉफिट हुआ, हमने इतना खर्च कर दिया, जो बचा वो प्रॉफिट आ गया, जो बचा वो प्रॉफिट आ गया। और उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बोलेंगे ये लीजिए मालिक जी। अच्छा, मालिक जितने रहेंगे हर मालिक के अकाउंट में ट्रांसफर होगा अलग अलग। सपोज दैट मालिक ए है, मालिक बी है, दोनों मालिक के अकाउंट में इस पैसे को जिस भी रेशियो में बंटवारा हो रहा है उस रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा जी, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, हम पहले इसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है और आप इसको मजाक में बिल्कुल भी नहीं लोगे। अच्छा जी, क्या इंपॉर्टेंट है? बोलता है जो ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स हमारा टेम्पररी नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? टेम्पररी नेचर का होता है। टेम्पररी का मतलब क्या? मालिक आज आए, उनको घर में कुछ पैसे का जरूरत था, बिजनेस से पैसा निकाले, घर लेके चले गए, कुछ दिन बाद जब पैसे का इंतजाम हो गया तो लाके बिजनेस में वापस कर दिए। तो दिस इज नॉट द परमानेंट नेचर, दिस इज द टेम्पररी नेचर। तो ड्राइंग्स का नेचर टेम्पररी होता है, और जब नेचर टेम्पररी होता है तो क्या आप उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे? अरे हमेशा हम उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज करेंगे? सपोज दैट हमारे बिजनेस में जो फंड है वो ज्यादा हो गया, मालिक आए, बोले इतना इतना पैसा रख के क्या करना है बिजनेस में, यूज तो है नहीं, हम लोग कुछ पैसे को विड्रॉ करके अपने घर लेके चले जाते हैं। यहां से आपका कैपिटल कम हुआ, और जब कैपिटल कम हुआ तो ये कैपिटल के कैटेगरी में आ गया, तो कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं। यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात नहीं है। देखो पैसा तो दोनों ही सिचुएशन में निकल रहा है, पैसा निकल रहा है, पैसा दोनों सिचुएशन में निकला।
लेकिन एक जो निकला वो टेम्पररी नेचर का निकला, जिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, और एक जो निकला वो परमानेंट नेचर का निकला, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं। ये बात समझ में आती है। अब बात आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये वाला हम पार्ट 2 में बताते हैं और बड़े ही डिटेल से उसको लेके चलेंगे पार्ट 2 में। तो अच्छे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने के लिए पार्ट 2 को जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छा लगता है तो कमेंट भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।